भारती के मंच पर 2024 के आखिरी दिन नए साल 2025 की अनेकों शुभकामनाओं के साथ एस्ट्रोलॉजी की पाठशाला में एस्ट्रोलॉजी के ट्यूटोरियल्स में प्रोफेसर अनिल जैन साहब आपका, ओबराय साहब आपका और धीरेन जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे एक बेटी के बारे में जो लगभग 25 साल की है। उसके माता पिता चिंतित हैं कि कब होगी उसकी शादी, कब उसकी नौकरी लगेगी, उसके पति कैसे आएंगे और उसको किसी प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी कष्ट से तो नहीं गुजरना होगा। मगर सर, इससे पहले कि आप इसकी एनालिसिस करें, हमारे दर्शक सर ये चाहते हैं कि कुछ रोचक प्रश्नों का उत्तर भी शुरू में आप दे दिया करें, एक प्रश्न का पहले और राजेश ओबराय जी एक प्रश्न का बाद में पूछ लिया करें तो अच्छा रहेगा। तो सर, अभी भी आप देख रहे हैं कि हमारी क्रिकेट की टीम विराट कोहली और रोहित शर्मा की वजह से लगातार मैचेस हार रही है, वो फेल हो रहे हैं। और एस्ट्रोलॉजी का उपयोग आपने पहले बताया था कि स्टॉक ब्रोकिंग में भी होता है और बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओ के चयन में भी होता है। तो ये ओलंपिक्स में और क्रिकेट की टीम के 11 प्लेयर का चुनाव करने से पहले, मैच से जस्ट पहले, अगर एस्ट्रोलॉजी का उपयोग किया जाए तो कुछ फायदा हो सकता है या नहीं सर? इस बारे में सूक्ष्म अपना ज्ञान दें सर हमारे दर्शकों को। धन्यवाद सुधीर जी, राजेश जी, धीरेन्द्र जी। ये आपका बहुत एक अच्छा प्रश्न है। और जहाँ तक ये प्लेयर्स का सवाल है, उनके हॉरोस्कोप हम लोग एग्जामिन करते भी हैं, कर भी सकते हैं और किए भी हैं पहले। और इवन हम लोगों ने शेयर मार्केट का प्रेडिक्शन या इंडिविजुअल कंपनी का स्टॉक किस तरह से वेरी करेगा वो भी हम लोगों ने किए हैं काफ़ी, और करते भी हैं। और आपको ताज्जुब होगा कि जब मैंने पहले लिखना शुरू किया था तो इकोनॉमिक टाइम्स में मेरा कॉलम आता था, और that was based on the behavior of a stock market based on astrology, and that was the first type of such thing they introduced, and that too in the economic times actually. And it continued for the long time, but due to certain reasons, certain problems, मैंने उसको फिर इंडिविजुअल स्टॉक का लिखना बंद किया वहां पर जो है। बट हम लोगों ने जो किए थे, और जो इवन जो मेरे स्टॉक मार्केट प्रोडक्शन हुए थे, वो फाइनेंशियल एक्सप्रेस में एक साल फ्रंट पेज पर पब्लिश हुए थे, आपको ताज्जुब होगा जो है। एंड दे वेंट एंटायरली ट्रू फॉर द एंटायर ईयर एक्चुअली। एंड दैट्स व्हाई दिस पीपल दे अप्रोच्ड मी, इकोनॉमिक टाइम्स पीपल, एंड देन आई स्टार्टेड राइटिंग कॉलम फॉर देम। तो हमने किया है और करते भी हैं, और कई बार कई टीवी चैनल पर भी हम लोगों ने लाइव प्रोग्राम भी दिए हैं स्टॉक मार्केट के ऊपर जो है। ऐसे ही प्लेयर्स का सवाल है, प्लेयर्स का हम हॉरोस्कोप को एग्जामिन करके उनके बारे में डेफिनेटली। और मैंने जब लास्ट टाइम वर्ल्ड कप हुआ था और उसमें मैंने काफी प्रोडिक्शन भी किए थे, तो एक मैंने वीडियो विराट कोहली के ऊपर बनाया था उस टाइम। और मैंने कहा था कि लास्ट वर्ल्ड कप में इसकी परफॉर्मेंस जो है अपनी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, उसके बाद डाउन होना शुरू हो जाएगा। और वो ही हुआ। आप अगर लास्ट वर्ल्ड कप देखें तो इस परफॉर्मेंस वाज एक्सीलेंट एक्चुअली, और पूरे लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस वही थी उसकी जो है। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल और स्कोप को एग्जामिन करके, एंड दिस पीपल शुड थिंक एक्चुअली। इसी ये इंडिया में नहीं हो रहा, इवन हमारे जो इतने सारे कॉर्पोरेट हाउसेस हैं, वो इवन जब रिक्रूटमेंट में भी जो सीनियर लेवल पर जब अपॉइंटमेंट करते हैं तो दे कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर। इवन आपको ताज्जुब होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ अब जो है, इवन जो प्रिडिक्शन होती है अबाउट वेदर एटसेट्रा, उसमें भी एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट कर, गवर्नमेंट कंसल्ट करती है, ये फैक्ट है। और जितने भी आपके पॉलिटिशियंस हैं, एवरीबडी नोज दे कंसल्ट एस्ट्रोलॉजर। क्योंकि अभी जब पिछले पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ था तो टीवी पर लाइव दिखा रहे थे कि हमारे होम मिनिस्टर साहब 12:33 पर उनको नॉमिनेशन फाइल करना है, एंड दे वर शोइंग लाइव ऑन द टीवी।
एंड एग्जैक्टली एट 12:33 हैंडेड ओवर द पेपर टू रिटर्निंग ऑफिसर। तो क्या है ये? कहीं 12:33 ऐसा तो नहीं किसी साइंटिस्ट ने बताया होगा उनको, ज्योतिष ने बताया होगा? तो एवरीबडी इज फॉलोइंग द एडवाइस। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि इस ज्ञान के बारे में एक अवेयरनेस हो लोगों के माइंड में, और अवेयरनेस हो कि इसका हम अच्छी तरह से प्रोडक्टिव यूजफुल मैनर में यूटिलाइजेशन करें। और बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल अगर हम करेंगे, जैसे प्लेयर्स वगैरह को सेलेक्ट करने से पहले अगर उनके थोड़ा सा हॉरोस्कोप भी देख लें तो बहुत अच्छा एक मैं कहूँगा कि एग्जामिनेशन हो जाएगा। और हम लोग इतने लोगों की सलाह लेते हैं, कोई भी हम जब काम करते हैं तो एक एस्ट्रोलॉजर की भी सलाह ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। और हम तो कहते हैं कि भारतीय विद्या है, एंशियंट इंडियन नॉलेज है, वेदों से हमें प्राप्त हुई है। अगर वेदों को आप सही मानते हैं तो इसका भी कुछ ना कुछ रेलेवेंस तो होगा। और इवन जो सुप्रीम कोर्ट, उसने भी कहा है कि दिस इज ए साइंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज सेड दिस इज ए 4,000 ईयर ओल्ड ट्रस्टेड साइंस। तो आपका प्रश्न बिल्कुल रेलेवेंट है, और मेरे ख्याल में इस विषय पर विचार होना भी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि हम लोग जो ट्रेन कर रहे हैं आजकल लोगों को, दे हाईली क्वालिफाइड पीपल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो है। और इसमें काफी एआई का भी इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं वो लोग जो है। तो अपने आप ही कुछ दिनों में इस समय आएगा कि गवर्नमेंट हो या इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हो, दे विल हैव टू कंसल्ट। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कंसल्ट ना करें जो है। और अभी अभी मैं अभी अभी जस्ट नाउ आई एम कमिंग फ्रॉम देयर ओनली कि देयर वाज ए कॉन्फ्रेंस ऑफ वाइस चांसलर एंड चांसलर्स ऑफ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। तो मैं वहां पे कुछ बोल रहा था, तो मेरे आते आते कम से कम 10 फोन आए मेरे पास कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं जो है। तो ये अवेयरनेस आ रही है लोगों में, और धीरे धीरे इसका प्रचार भी हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि जब ये हाईली क्वालिफाइड लोग इसको सीख रहे हैं, क्योंकि ये एक प्रश्न किया था जब मैं अमेरिका में एक इंटरव्यू दे रहा था टीवी चैनल पर, तो उन्होंने कहा कि आप जैन साहब आप कहाँ से आ गए, ये तो ब्राह्मणों की विद्या है। मैंने कहा ब्राह्मण कौन थे पहले? ब्राह्मण कोई कास्ट नहीं होती थी। ऑल हाईली क्वालिफाइड पीपल हु कुड रीड द वेदास एंड शास्त्रास, दे वर नोन एज द ब्राह्मण्स। एंड दैट वाज बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स कैपेबिलिटी। ये कोई जाति के ऊपर बेस्ड नहीं था। मैंने कहा अच्छी बात यह है कि दोबारा से अब ब्राह्मणों के हाथ में जा रही है। हम सब ब्राह्मण ही हैं, क्योंकि जो भी हाईली क्वालिफाइड लोग होते हैं वही ब्राह्मण होते हैं एक्चुअली थे। मतलब अब विद्या औरों के हाथ में चली गई थी जो क्वालिफाइड नहीं थे, तो वापिस जो है ये विद्या उन्हीं के हाथ में आ रही है। तो नेचुरली ये एक पॉजिटिव साइन है इसके बारे में, और करना भी चाहिए। जैसा आपने कहा कि बीसीसीआई हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइज करते भी हैं, सब लोग करते हैं। तो प्लेयर का सिलेक्शन करने में भी अगर एक बार एस्ट्रोलॉजर की भी एडवाइस ले लेंगे तो कोई हार्म नहीं है उसमें जो है। थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर एस्ट्रोलॉजी ए के जैन साहब। नाउ काइंडली स्विच ओवर टू द हॉरोस्कोप। उस बेटी के करेक्ट। बारे में बताएं सर। हाँ, हमें एक महिला जातक का ये हॉरोस्कोप प्राप्त हुआ है। और इसमें आप देख रहे हैं कि जो डेट ऑफ बर्थ है 26 जनवरी 1998, एंड टाइम इज 20:45। तो जो मिला है वो यही है, 26 जनवरी 1998, 20:45 पानीपत। तो ये हमने लग्न चार्ट बनाया है इनका। तो पहले थोड़ा सा लग्न चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश हम लोग करते हैं। और इसमें सबसे पहले जो प्लानेट है मंगल, जिसको मार्स हम बोलते हैं, मंगल की दशा भी चल रही है इस समय। मंगल ये त्रिकोण हाउस है, हमारा भाग्य स्थान है, ये हमारा केंद्र स्थान है, सुख स्थान है, इन दोनों का लॉर्ड है। और जब कोई भी प्लानेट त्रिकोण और केंद्र हाउस दोनों का लॉर्ड होता है तो हम उसको योग कारक प्लानेट कहते हैं। तो वो प्लानेट जो है बहुत स्ट्रांग हो जाता है, और काफी मतलब एक तरह से हमें शुभ फल मिलने चाहिए उसके। और दूसरा ये है कि मंगल ये भाग्य स्थान का स्वामी भी है, 9th हाउस का लॉर्ड। और ये प्लेस्ड है हमारे 7th हाउस में, जो कि एक केंद्र स्थान है। तो त्रिकोण का स्वामी जब केंद्र स्थान में प्लेस्ड होता है तो ये भी एक राजयोग बनाता है। तो हम कहेंगे कि मंगल जो है वो हर तरह से यहाँ पर एक स्ट्रांग प्लैनेट है। और लग्न का लॉर्ड है ये सन है, यहाँ पे लग्न का लॉर्ड ये लियो साइन है, और लियो साइन का लॉर्ड सन है। तो सन हमारा ये उपचय स्थान है, 6th हाउस, उसमें प्लेस्ड है। और इसके साथ तीनों शुभ ग्रहों का एसोसिएशन है, मरकरी वीनस यहाँ पर है, जुपिटर यहाँ पर है। तो
तीनों शुभ ग्रहों का एसोसिएशन है। तो इसको हम सूर्यादि योग कहते हैं कि सन बिकम्स वेरी पावरफुल इन दिस पर्टिकुलर केस। और सन पावरफुल होने का अर्थ यही है कि लाइफ में जहाँ तक प्रोफेशन का सवाल है या वैसे भी स्टेटस का सवाल है, लाइफ में आपको बहुत अच्छा स्टेटस मिलता है। इसके अलावा कुछ और चीजें भी देख हम वी हैव टू एग्जामिन कि महिला जातक है, और जुपिटर जो है गुरु महिला जातक के लिए शादी का कारक होता है, शादी का कारक होता है। और उसकी जो पोजीशन है वो शादी के स्थान में ही 7th हाउस में है। और ज्योतिष में एक सिद्धांत है कि कारक नश्यंती भावा, कारक भाव का नाश करता है। और इसको हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट आई डोंट एग्री विद दैट, कारक भाव का नाश करता है। बट कम से कम शादी के केस में तो होता ही है कि लड़कियों की, महिलाओं के केस में गुरु जो है वो शादी का कारक होता है, और मेल के केस में शुक्र या वीनस शादी का कारक होता है। तो अगर गुरु का स्थान अगर हमारे शादी के स्थान में है तो बहुत अच्छा नहीं माना गया मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसका कारण भी है कि गुरु जो है वो एक गॉड है या डिवाइन ब्लेसिंग है, और ये जो स्थान है भोग स्थान है, अपोजिट सेक्स का हाउस है। तो नेचुरली जो गुरु है, गुरु बिकम्स मोस्ट अनकंफर्टेबल इन दिस पोजीशन कि मुझे कहाँ फंसा दिया आपने। गुरु को अगर आप भोग स्थान में बैठा देंगे तो नेचुरली वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगा। तो शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से जुपिटर की पोजीशन इस हाउस में बहुत अच्छी नहीं मानी जाती। और वैसे भी अगर हम देखें इस हाउस को, पहली चीज तो जुपिटर के साथ मंगल और केतु है, मंगल और केतु है, और इधर है सन और सैटर्न है। कि जुपिटर हम कहेंगे इस बैडली अफ्लिक्टेड विद ऑल मैलेफिक प्लैनेट, ऑल मैलेफिक प्लैनेट। एक भी शुभ ग्रह का एसोसिएशन नहीं है जुपिटर के साथ। जुपिटर के साथ सारे अशुभ ग्रहों का एसोसिएशन है। तो जुपिटर एक तो 7th हाउस में वीक होता ही है, लेकिन यहाँ पर जो 7th हाउस है, या जुपिटर खुद अपने आप में और भी ज्यादा वीक हो जाता है, एफ्लिक्टेड हो जाता है। तो इसके दो चीजें हैं, एक तो जुपिटर का प्लेसमेंट 7th हाउस में, दूसरा जुपिटर का इतना ज्यादा एफ्लिक्शन होना। तो दोनों ही चीजें मतलब जुपिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से या जुपिटर को अच्छा नहीं बनाते, जुपिटर को खराब करते हैं। और अगर हम इस 7th हाउस की भी पोजीशन देखें तो इसके साथ भी आप देख रहे हैं सारे अशुभ ग्रहों का एसोसिएशन है। कोई भी एक शुभ ग्रह जो है इसके साथ नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि जुपिटर या 7th हाउस यहाँ पर काफी अफ्लिक्टेड है। और शादी हम लोग बेसिकली D9 या नवांश चार्ट से भी एग्जामिन करते हैं कि नवांश चार्ट में क्या पोजीशन है प्लैनेट की। तो ये नवांश चार्ट आप देख रहे हैं, तो इसको भी अगर हम देखें नवांश चार्ट को, तो इसमें भी आप देखेंगे कि इसका जो लॉर्ड मरकरी है, मरकरी जुपिटर के साथ तो है, लेकिन सारे मैलेफिक प्लैनेट का भी एसोसिएशन है, सारे अशुभ ग्रहों का। केतु, सन यहाँ देख रहा है, केतु इसी को देख रहा है, मंगल यहाँ पर है ही है, शनि भी यहाँ देख रहा है। तो सारे अशुभ ग्रहों का एसोसिएशन है यहाँ पर नवांश लग्न में, जो फिर मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा नहीं है। और क्योंकि जुपिटर भी की पोजीशन में वही है, जुपिटर भी उसके साथ है, जुपिटर भी जो है वो काफी एफ्लिक्टेड है। तो अब दशाओं को देखते हैं थोड़ा सा कि दशा क्या चल रही है। ये मंगल की दशा ऑपरेट हो रही है, और इस समय 31/5/24 से लेके 10 जुलाई 25 तक मंगल में शनि की दशा ऑपरेट हो रही है। महादशा हम कहेंगे मंगल की है, और जो अंतर्दशा है वो शनि की है। मंगल और शनि का पीरियड चल रहा है। और यहाँ अगर आप देखें तो मंगल और शनि की जो पोजीशन है आपस में 212 है, 212 जिसको हम बोलते हैं। तो
ये भी पोजीशन बहुत अच्छी नहीं है, तो इसलिए इस दशा के रिजल्ट भी हमें बहुत अच्छे नहीं मिलते। और यहाँ भी देखिए, मंगल और शनि नवांश चार्ट में, यहाँ भी 212 पोजीशन में है आपस में जो है, लग्न चार्ट में भी और नवांश चार्ट में। तो नेचुरली हम यही कहेंगे कि जो दशा इस समय ऑपरेट हो रही है मंगल और शनि की, वो बहुत अच्छी नहीं है। लेकिन जब मंगल में मरकरी का पीरियड अब शुरू होगा, मार्च में मरकरी का पीरियड, तब हम कहेंगे कि हमें कुछ रिजल्ट जो है वो अच्छे मिलना शुरू होंगे, और कुछ सिचुएशन में काफी इम्प्रूवमेंट भी होगा जो है। और अगर हम यहाँ देखें कि जहां तक गोचर का सवाल है, शनि मंगल के ऊपर गोचर कर रहा है, मंगल और केतु के ऊपर, तो खराब गोचर है। राहु शनि के ऊपर गोचर कर रहा है 8th हाउस में, वो भी एक बहुत खराब गोचर है, क्योंकि शनि के ऊपर राहु का गोचर होना और मंगल के ऊपर शनि का गोचर होना, तो ये दोनों के दोनों शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी जो पोजीशन है बहुत अच्छी नहीं है। और जैसा हम लोगों ने पहले भी कहा था कि अगले साल अ, मार्च से लेके मई तक ये सारा जो स्लो मूविंग प्लैनेट हैं सब अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, सारे राशि परिवर्तन करेंगे। जो शनि है ये अभी कुंभ राशि में है, और शनि का जो गोचर होगा ये मीन राशि में होगा, और ये होगा 29 मार्च को। 29 मार्च को तो शनि जो है इसका गोचर यहाँ से होकर यहाँ पर आ जाएगा। और राहु जो शनि के ऊपर गोचर कर रहा है, ये भी राशि परिवर्तन करेगा, तो राहु का गोचर यहाँ पर होगा और केतु का गोचर यहाँ पर होगा 5 नंबर राशि में। और ये जो राहु केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं 30 मई को कर रहे हैं, 30 मई 2025 को। और अच्छी बात यह है कि गुरु जो अभी टॉरस साइन में है, वृष राशि में है, ये हमारा 14 मई 2025 को मिथुन राशि में चला जाएगा, 11th हाउस में चला जाएगा। तो तीनों ही गोचर शुभ होंगे इनके लिए। और दूसरी, जब तक ये दशा में भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये दशा 10 जुलाई, सॉरी, 10 जुलाई 25 तक है ये, 10 जुलाई 25 तक है। तो दो चीजें स्पष्ट हैं इससे। पहली चीज तो जब शनि का गोचर यहाँ पर होगा 8th हाउस में या मीन राशि में, तो ये 10th हाउस को एस्पेक्ट करेगा, 10th हाउस को, जो कि हमारी नौकरी का हाउस है या प्रोफेशन का हाउस है। और जुपिटर जो है वो उसका मूवमेंट यहाँ पर होगा, वो भी जो है ये 10th हाउस के लॉर्ड को एस्पेक्ट करेगा। 10th हाउस का लॉर्ड यहाँ विनस है, विनस को भी एस्पेक्ट करेगा, मून को भी एस्पेक्ट करेगा। और शनि भी जो है जब यहाँ से गोचर करेगा तो मून को भी और मरकरी को और वीनस तीनों को एस्पेक्ट करेगा। तो जहाँ तक प्रोफेशन का सवाल है, नौकरी का सवाल है, मुझे लग रहा है कि मार्च के बाद या अप्रैल में किसी भी टाइम नौकरी जो है वो अच्छी मिल जाएगी। अभी अगर कोई ऐसे ही है बहुत अच्छी नहीं है, तो अप्रैल में जाकर जो है एक सेटिस्फैक्ट्री जॉब मिलेगा इनको, जो है सेटिस्फैक्ट्री जॉब मिलेगा। और दूसरा, इन्होंने शादी की बात की, शादी का भी अगर हम थोड़ा सा देखें और गोचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इन तीनों चारों को तो हमने गोचर डिस्कस कर ही लिया है। लेकिन अगर हम देखें कि शुक्र जो है वो मिथुन राशि में 26 जुलाई को गोचर करेगा, 26 जुलाई को। और मंगल जो है वर्गो साइन में 28 जुलाई को गोचर करेगा। मंगल इस राशि में आएगा, वीनस जो है वो इस राशि में आएगा। और मंगल जब इस राशि में आएगा तो नेचुरली वो अपनी राशि को देखेगा भी, हाँ सॉरी, मिथुन राशि में आएगा तो इनको देखेगा, ये जो सारे प्लैनेट हैं, जो वीनस भी है, मरकरी भी है। तो इससे यही लग रहा है कि शादी का सवाल है वो 3rd क्वार्टर ऑफ 2025। आप समझ लीजिए कि जो सितंबर से लेकर दिसंबर 25 का समय है, उसमें शादी होने की पॉसिबिलिटी है। पर मैंने कहा कि दो चीजें हमें बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, कि एक जुपिटर का प्लेसमेंट 7th हाउस में, 7th हाउस का
एफ्लिक्टेड होना, नवांश में भी लग्न का एफ्लिक्टेड होना, जुपिटर का एफ्लिक्टेड होना। तो जब हम लोग शादी से पहले मैचिंग करते हैं हॉरोस्कोप की, तो मैचिंग के टाइम वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और जब तक हम किसी भी लर्नेड एस्ट्रोलॉजर के द्वारा मैचिंग नहीं कराएंगे, बिना उसकी शादी नहीं करनी चाहिए इस केस में जो है, क्योंकि अदरवाइज शादी में कुछ ना कुछ अड़चने आ सकती हैं जो है। तो बेस्ट तरीका यही है कि हम किसी भी जो भी एक विद्वान ज्योतिष हो, उसके द्वारा जब हम शादी करें तो हॉरोस्कोप मैच करके करें, जल्दीबाजी में ना करें। क्योंकि अब मैचिंग की बात ही हो रही है, उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जब हम कहीं भी जाते हैं मैचिंग के लिए, तो 95% शादियां इंडिया में गन मिलान के बेसिस पर होती हैं। हम जाते हैं और ज्योतिष से पूछते हैं कितने गुण मिल रहे हैं, और अगर 18 से ज़्यादा मिलते हैं तो हम बहुत खुश हो जाते हैं कि शादी कर लो फटाफट, बहुत अच्छा मैच है। और 95% ऑफ द मैरिजेस इन इंडिया आर ऑन दिस बेसिस ओनली। पहली चीज तो ये है कि मैचिंग जो है, जो हमारे शास्त्र हैं ज्योतिष में, किसी ने नहीं कहा कि गुण मिलान इज मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप। मैचिंग के लिए बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड डिफिकल्ट प्रोसीजर बताया गया, जो हमें फॉलो करना पड़ता है। और वो प्रोसीजर वो ही कर सकते हैं जिनको जो एस्ट्रोलॉजी की बहुत नॉलेज हो। लेकिन आजकल जैसे मैंने कहा कि ये जो हमारा माइंड सेट बना हुआ है, या माइंडसेट बना दिया गया है कि गुण मिलानी जो है वो हॉरोस्कोप मैचिंग है, तो हम लोग अपने आप ही देख लेते हैं, सबके पास सॉफ्टवेयर है, और गुण मिलान देखकर हम अपने आप ही डिसाइड कर लेते हैं। और 95% शादियां इसी बेसिस पर होती हैं। और अक्सर ये देखा गया है कि इवन जब 36 पॉइंट्स मिल रहे थे या 30 से ज़्यादा पॉइंट भी मिल रहे थे, तो पेरेंट्स बहुत खुश थे कि बहुत अच्छा मैच है, एंड देयर वाज अ डिवोर्स विद इन अ मंथ, 1 मंथ एक्चुअली। और बहुत से हॉरोस्कोप में देखेंगे आपकी 5 पॉइंट मिल रहे हैं, 6 पॉइंट मिल रहे हैं, एंड दे आर लिविंग वेरी हैप्पीली। तो अल्टीमेट क्वेश्चन आता है कि या तो ज्योतिष में गड़बड़ है या ज्योतिषी में गड़बड़ है। तो क्वेश्चन यही है कि ज्योतिष का जहाँ तक नॉलेज का सवाल है उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं कहा कि गुण मिलाने जो मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप, उसका एक डिटेल्ड प्रोसीजर बताया गया। और प्रोसीजर भी क्या है, वो उसमें यह है कि सबसे पहले आपको यू हैव टू मेक एन असेसमेंट अबाउट द लॉन्गेविटी ऑफ द बोथ बॉय एंड द गर्ल। और लॉन्गेविटी का अर्थ ये होता है कि दोनों की पूर्ण आयु सबसे अच्छा है, ऐसा ना हो कि दोनों की आयु में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो। और लॉन्गेविटी का असेसमेंट करना भी कोई आसान काम नहीं है, वो ऐसा कोई अनपढ़ व्यक्ति नहीं कर सकता। दूसरा कहा कि जब आप लॉन्गेविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिन कर लेते हैं, देन यू हैव टू सी देयर इक्वलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल लेवल पर अगर हस्बैंड वाइफ की इक्वलिटी नहीं होगी, तो बहुत ज़्यादा अंतर होगा, तभी भी शादी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत केसेस में हम लोगों ने देखा, एक कमून बहुत ज़्यादा नीच का है, एफिलिक्टेड है, और एक कमून बहुत वेल प्लेस्ड है। तो सोच में ही जमीन आसमान का अंतर आ जाता है, तो शादी चलने का कोई मतलब नहीं होता। तो ये कहा कि उसके बाद जब आप लॉन्गेविटी का असेसमेंट कर लेते हैं, तो यू हैव टू सी द इक्वालिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ। फिर कहा उसके बाद कि आप ये देखिए कि दोनों के हॉरोस्कोप में कोई ऐसा कॉम्बिनेशन तो नहीं है कि विच इंडिकेट सेपरेशन डिवोर्स, मतलब इन दोनों को इकट्ठा रहना ही नहीं है साथ में जो है। और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं हॉरोस्कोप में, उससे हम देख भी सकते हैं कि कोई सेपरेशन या डिवोर्स होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। और जब हम बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि ये दो लोग अच्छी तरह से इकट्ठा रह सकते हैं, देन द क्वेश्चन ऑफ कंपेटिबिलिटी कम्स। और जहाँ तक कंपेटिबिलिटी का सवाल था, पिछले जब सोसाइटी हमारी, जब ये गुण मिलान का कंसेप्ट बना था, तो सोसाइटी दूसरे तरह की थी। सोसाइटी थी कि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, एंड फीमेल्स वर फाइनेंशियली डिपेंडेंट ऑन द मेल, दे आर नॉट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। तो उसको ध्यान में रखते हुए, और खास तौर से ये ध्यान में रखते हुए कि फीमेल शुड नॉट हैव एनी से इन द फैमिली मैटर, घर में उसकी कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से एक गुण मिलान का या कॉम्पेटिबिलिटी का कंसेप्ट बना था। हो सकता है कि
उस टाइम के लिए सही भी हो। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारी जो सोसाइटी है पूरी डिफरेंट है। इट्स नॉट ए मेल डोमिनेटेड, इट इज ए वी टॉक ऑफ इक्वलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ मेल एंड फीमेल। एंड दूसरा, मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट, तो दे हैव लॉट ऑफ ऑप्शन नाउ। अब तो जरूरी नहीं है कि वो मेल के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ेगा उनका, क्योंकि सारी फीमेल भी आजकल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती हैं। तो सोसाइटी हमारी पूरी तरह से चेंज हो गई है। और ज्योतिष में कहा कि जो भी ज्योतिष के सिद्धांत हैं उसको हमें देश पात्र काल को ध्यान में रखकर उसको मॉडिफाई करना है, देश पात्र काल को। तो अगर हम देश पात्र काल को ध्यान में रखकर अगर हम देखें तो यही कहूंगा मैं कि गुण मिलान आज की डेट में, आज की सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में ऑब्सलीट है, इरेलेवेंट है, आउटडेटेड है। वी हैव नॉट टू गिव एनी कॉग्निजेंस ऑफ गुण मिलान इन टूडेज टाइम। बट जैसा मैंने कहा, दुर्भाग्य यही है कि अवेयरनेस ना होने की वजह से 75% शादियां जो हैं वो इसी बेसिस पर होती हैं। एंड अल्टीमेटली ब्लेम गोज टू एस्ट्रोलॉजर एंड एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली। तो जब भी मैं सबसे मतलब बताना चाहूँगा कि जब भी आप इसको मैचिंग की बात करते हैं तो इट्स नॉट बी कंसिडर्ड इन सच एन इजी वे एक्चुअली। हमें थोड़ा सा गंभीर होना पड़ेगा और हम अपने आप ना करें, पहली चीज़ तो ये है। दूसरा, गुण मिलान के ऊपर कोई ज़्यादा कॉग्निजेंस ना दें। और तीसरा, कोई भी जो विद्वान ज्योतिष है उसी के द्वारा आप गुण मिलान कराइए या मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप कराइए, तभी ठीक होगा। अदरवाइज गुण मिलान वगैरह का आज की डेट में कोई रेलेवेंस नहीं है। तो कहने का अर्थ यही है कि यहाँ पर भी जब इनकी शादी के बारे में कोई डिसीजन हो तो बेटर यही रहेगा कि हॉरोस्कोप को देखते हुए, या अगर हम हॉरोस्कोप का मैच प्रॉपर्ली करेंगे तो हमारी जो भी जो इंडिकेशंस हैं इसमें वो अपने आप नलीफाई हो जाते हैं फिर जो है। और जहाँ तक उपायों का सवाल है, उपायों का हम देख रहे हैं कि जुपिटर मेन प्लैनेट है जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और खासतौर से फीमेल के हॉरोस्कोप में जो है। तो बृहस्पति के दिन किसी भी पीली वस्तु का दान करना बृहस्पति के दिन वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और हम किसी भी गुरु की पूजा भी कर सकते हैं लोग, जैसे साईं बाबा के मंदिर में जाते हैं थर्सडे के दिन, वो भी एक उपाय है। ये जैन धर्म में एक भक्तांबर स्तोत्र होता है, उसको भी जो संस्कृत वाला अगर हम पढ़ सकते हैं तो उससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। तो इसमें से हम कोई भी चीज़ हम लोग थर्सडे को, एंड दैट हैज टू बी डन वेरी रेगुलरली एंड वेरी सिंसियरली आल्सो, क्योंकि जुपिटर ही एक थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट है इस हॉरोस्कोप में। तो गुरु का मैं कहूँगा कि जितना आप पूजा करेंगे या दान करेंगे पीली वस्तु का, पीली वस्तु मतलब कोई भी चने की दाल है, केले हैं, बेसन के लड्डू होते हैं, कोई भी चीज़ मतलब पीले रंग, पीला कपड़ा भी हो सकता है। तो वो बहुत जरूरी है, या किसी भी गुरु की पूजा करना। और दूसरा, लग्न का लॉर्ड सन है, उसको हम हमेशा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, क्योंकि सन हमारा एक हमें बचाता है सब चीज़ों से, एडवर्स चीज़ों से। तो सूर्य को अगर अर्घ दें हम सुबह सुबह नहाने के बाद जो है, और वही प्रोसीजर है कि एक तांबे का लोटा लेकर पानी डालकर उसमें, और अगर हम थोड़े से दाने चीनी के, चावल के, और थोड़ी सी अगर रोली अगर हम उसमें डाल के फिर अगर सूर्य को अर्घ देंगे तो बहुत फायदा होगा। और दूसरा, ये जो सेवेंथ हाउस की पोजीशन है यहाँ पर, तो वो भी कुछ ना कुछ हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम इंडिकेट करता है, खासतौर से गायनी टाइप की प्रॉब्लम इंडिकेट करता है एट ए लेटर एज जो है। तो अगर हम हनुमान जी की पूजा करेंगे खासतौर से मंगल और शनिवार के दिन, तो भी एक बहुत अच्छा उपाय होगा, उससे हमारी हेल्थ भी नॉर्मल रहेगी। तो यही तीन चार चीज़ें हैं कि जहाँ तक जॉब का सवाल है, वो मैंने कहा अप्रैल में जॉब अच्छी लगेगी। शादी जो है वो लास्ट क्वार्टर में होगी 2025 के। और शादी के समय जो है मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हॉरोस्कोप मैचिंग है प्रॉपर करा के आप करिए, तभी होगा ना, अदरवाइज शादी में कुछ प्रॉब्लम की संभावना हो सकती है। और उपाय जो मैंने बताई दिया आपको कि क्या उपाय आप कर सकते हैं।
बट जॉब में मुझे लग रहा है काफी अच्छा होना चाहिए, और जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको एक अच्छी पोजीशन भी मिलनी चाहिए। थैंक यू वेरी ये मच। है। थैंक यू हम्म। वेरी मच प्रोफेसर अनिल जैन साहब। मैं अब रईस ओबराय साहब जो काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं, बहुत अच्छा ज्ञान है सर, कुछ व्यूअर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए आप कोई प्रश्न करना चाहें ओबराय साहब, तो आप प्रोफेसर साहब से करिए सर। थैंक यू सुधीर जी। अनिल जी, ये एट्थ का लॉर्ड सेवेंथ में जाना प्लस मार्स का भी सेवेंथ हाउस में होना, ये भी हम्म। शादी को एडवर्सली इफेक्ट कुछ करेगा? नहीं, एट्थ का सेवेंथ का एट्थ में जाना इतना खास बात नहीं, क्योंकि वो उसका एफ्लिक्शन नहीं है। जहां तक सैटर्न का सवाल है, सैटर्न को कोई प्लैनेट एफ्लिक्ट नहीं कर रहा, नहीं, एक भी जुपिटर की बात पोजीशन। कर रहे हैं, एट्थ का लॉर्ड इन सेवेंथ हाँ, वो तो जुपिटर तो खराब है ही है, जुपिटर तो इन सेवेंथ हाउस इटसेल्फ इज अ बैड पोजीशन। प्लस एट्थ का लॉर्ड भी है वो। हाँ, एट्थ का लॉर्ड भी है, तो एक, बट ये एक्सचेंज हो जाता है यहाँ पर। किसका एक्सचेंज हो? अच्छा, आओ हो, यस, एक्सचेंज हो रहा है, सेवेंथ और एट्थ में एक्सचेंज हो गया। हाँ। हाँ। और जैन समय मार्स भी सेवेंथ हाउस में कुछ प्रॉब्लम देता है कि शादी में लड़कियों की? नहीं, प्रॉब्लम वैसे नहीं देता, क्योंकि अफ्लिक्टेड है इसलिए प्रॉब्लम देता है। वैसे अगर ये मंगल जुपिटर के साथ होता, खाली ये सन सैटर्न और केतु नहीं होते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी फिर। ओके, थैंक यू अनिल हम्म। जी। हम्म। धीरेन जी, आपका भी अच्छा ज्ञान है एस्ट्रोलॉजी का, आप सर कोई सर, क्वेश्चन पूछना चाहें सर? मैं ये जानना चाहता हूँ जी। कि सर आपने कहा सूर्य जो है सभी बेनिफिक प्लेनेट से जो है एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड है। जुड़ता है, जी। किंतु ये सभी मैलिफिक से भी एसोसिएटेड है, क्योंकि मैलिफिक जितने भी हैं, राहु जो है इसके बगल में देख रहा है, सैटर्न भी जो है इसके हम्म। बगल में देख रहा है नाइन्थ हाउस को, बिल्कुल। और मार्स भी इसके बिल्कुल बगल में है, तो सूर्य जो हाँ। है पूरी तरह से हम्म। मैलिफिक और बेनिफिक हाँ। दोनों से ही जो है हाँ, दो चीजें हैं। प्रभावित है। पहले तो तो लग्न इसमें का लॉर्ड उच्च इसमें हम स्थान में किसको है। मतलब इसको कैसे जज करेंगे हम हाँ, वही कि बता रहा हूँ इसको हम मैं कि बेनिफिट? जी सर। लग्न का लॉर्ड उच्च स्थान में है, पहली चीज। एंड उच्च स्थान इज सपोज टू बी गुड पोजीशन ऑफ एनी प्लैनेट, सिक्स्थ हाउस जो है। तो जहां तक पोजीशन का सवाल है वो ठीक है, और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे मंगल और केतु तो यहाँ पर है इसके, और शनि जो है यहाँ देख रहा है, तो तीनों मैलेफिक का भी एसोसिएशन है और तीनों बेनिफिक का भी एसोसिएशन है। राइट। तीनों मैलेफिक जी का सर। भी है और तीनों बेनिफिक का भी एसोसिएशन है। तो हम कहेंगे कि अगर इन टोटालिटी अगर असेसमेंट करें, तो 50% ठीक है, 50-60% जो है। न्यूट्रल एरिया। लग्न का, हाँ, लग्न का लॉर्ड है साथ में, उपच स्थान में है, तो सर वो भी हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो, और यहाँ भी देखो सन उच्च का है यहाँ पर जी, नवांश नाइन्थ में तो हाँ, नवान चार्ट मतलब सन उसका है। में, तो यहाँ भी सन को बल मिल रहा है। हाँ, यहाँ पर उच्च का हो जाता है सन। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सन अब सन है। इज ओके, सन इज नॉट, हम कहेंगे अफ्लिक्टेड है, बट सन का प्लेसमेंट ठीक है। राइट सर। हम्म। और ये जो सेवेंथ और एट्थ हाउस के लॉर्ड्स का जो आपस में इंटरचेंज है, तो इसका क्या इफेक्ट आएगा सर? हम्म। इंटरचेंज इज ऑलवेज मेक्स अ राजयोग, पहली चीज। तो हम कहेंगे कि लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो अच्छा रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये सेवेंथ और एट्थ है, तो नेचुरली शादी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, एंड इट मे लीड टू सेपरेशन एक्चुअली। तो इसीलिए ये जरूरी है, क्योंकि बाकी जुपिटर भी है, एफ्लिक्टेड भी है, तो जो भी हम जब शादी करें तो प्रॉपर और उसको मैच करने की बात करनी चाहिए। सैटर्न भी है एट्थ में, वो भी तो सेपरेशन की तरफ ले जाता है, आई थिंक। सैटर्न सैटर्न एट में कहाँ खराब होता है? सैटर्न तो कारक है एट्थ हाउस का, ठीक है एट्थ सर, हाउस ठीक का है। कारक है, तो सैटर्न इज नॉट बैड, एंड सैटर्न इज नॉट एफ्लिक्टेड आल्सो यार। जी सर। और यहाँ भी देखिए, सैटर्न अपनी राशि में है, फिफ्थ हाउस में है। जी सैटर्न जी। है, सन है, मरकरी है, वीनस है, सब अच्छे हैं। सिर्फ ये जो जुपिटर, आई एम कंसर्न विद जुपिटर एक्चुअली, तो शादी इसलिए के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है, हाँ, जुपिटर का उपाय करना। जुपिटर शादी के लिए नहीं है, जुपिटर इज अ प्लैनेट ऑफ प्रोस्पेरिटी। हमें जी। एक डिवाइन ब्लेसिंग मिलती है कि ईश्वर का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहता है। तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से जुपिटर का प्लेसमेंट ठीक होना जरूरी है। राइट सर, राइट। हम्म।
ठीक है सर। और जुपिटर का जितना इसमें उपाय करेंगे गुरु का, उतना ही फायदा होगा, उतनी पोजीशन ठीक हो जाएगी। और ये अंगारक योग भी बना रहा है वैसे तो, जुपिटर मंगल के साथ। नहीं, मंगल और केतु के साथ। जी और इसका हम डिस्टेंस देख सकते हैं, यहाँ पर मंगल की डिग्री कितनी है, 7 है, 7 है। जी जी। और केतु 17 है। और तो जुपिटर तो 4 डिग्री पे ही है ना। जुपिटर और केतु, जुपिटर कितना 4 डिग्री है, और केतु 17 डिग्री है, 13 डिग्री का अंतर है। ना तो ये गुरु चांडाल योग बन रहा है, ना ही अंगारक योग बन रहा है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस काफी है। जब पास पास होते हैं, कंजंक्शन होता है, तब बनते हैं योग ठीक है सर। ये। थैंक यू सर, थैंक तो यू। दोनों में से कोई नहीं बन रहा, ना तो अंगारक योग बन रहा है, ना ही गुरु चांडाल योग बन रहा है। राइट सर। हम्म, थैंक यू वेरी मच प्रोफेसर जैन साहब। मगर मेरी एक जिज्ञासा है, और कुछ जी दर्शक भी शायद ये होगी। आप हमेशा कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज ए टूल ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। तो जी। पॉइंट है कि महिलाएं या युवा मेल क्या हम्म ऐसे प्रयास करें जिससे कि उनके शादी में व्यवधान ना आए। कुछ इस तरह का कोई प्रैक्टिस हो, जैसे आप कहते हैं कि शनि का ध्यान रखेंगे, आप अच्छे गुण रखेंगे तो भाई आपकी हम्म नौकरी भी अच्छी रहेगी और आपको सक्सेस भी मिलेगी। तो इसी तरह हम्म। क्या शादी के लिए कुछ देखिए, हाँ, महिलाओं के धारणाएं लिए हैं? मैंने कहा जुपिटर सबसे इम्पोर्टेंट प्लैनेट है और शादी का कारक भी है। और जुपिटर का सबसे जो अच्छा उपाय है कि जितने भी बड़े हैं उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए हमेशा। घर में हो, बाहर हो, किसी का डिसरेस्पेक्ट नहीं दिखानी है हमें। और कोई भी, जैसे घर में बड़े होते हैं, या कोई टीचर्स हैं, गुरु हैं, मॉन्क्स हैं, सेंट्स हैं, एस्केटिक्स हैं, उनका आशीर्वाद लेते रहिए, गुरु अपने आप ठीक हो जाएगा। बड़ों की रेस्पेक्ट करना, सिंपल बात है बस। ये तो महिलाओं के लिए हुआ सर। और पुरुष हाँ, जातक महिला। शादी के लिए उसकी भी शादी नहीं पुरुष होती। जातक का पुरुष जातक का शुक्र होता है कारक, वीनस होता है। और वीनस का मतलब यह है कि अपोजिट सेक्स के साथ हम, हमारा रवैया ठीक होना चाहिए, बिहेवियर ठीक होना चाहिए। ओके। अपोजिट सेक्स का बिहेवियर ठीक होगा तो शुक्र अपने आप ठीक हो जाएगा। ये तो साहब सैद्धांतिक बात है कि आप अपोजिट, हम्म। स्पेशली मेल्स जो हैं, महिलाओं को अगर परेशान नहीं करेंगे तो अच्छे हस्बैंड बस, रहेंगे सर। और, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उनकी शादी ये होनी ही तो बड़ा चाहिए। सिंपल उपाय है। और वैसे तो यह है कि हम जन्म के समय हॉरोस्कोप दिखा सकते हैं किसी को भी, जी। और हमें एग्जैक्टली पता लग जाता है कि क्या प्रॉब्लम है। कोई ज्ञान दुनिया का ऐसा नहीं है जो जन्म के समय आपको बता दे। और उस टाइम अगर हम कंसल्ट करें और उसके हिसाब से कुछ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करें, और दो रेमेडीज में भी मेड पार्ट ऑफ द लाइफ आल्सो, फिर ये प्रॉब्लम होगी नहीं, अपने आप ही नहीं होगी। सर वो बर्थ टाइम का बड़ा चक्कर है सर। बर्थ टाइम अगर गड़बड़ हो गया तो सब स्टार्स कूद के इधर उधर चले जाते हैं। तो आप कुछ मेथड बताइए, ये डॉक्टरों को हम्म, सिखाइए, हॉस्पिटल को सिखाइए कि टाइम की गणना कैसे हो। कोई सिखा इंस्ट्रूमेंट बताइए। सिखाया सिखाया भी है, और काफी सिखाते हैं हम लोग। और आजकल तो आप जानते हैं कि कम से कम वेस्टर्न कंट्रीज में तो हस्बैंड को अंदर रहना पड़ता है, तो ही कैन नोट डाउन द एग्जैक्ट टाइम आल्सो। तो एग्जैक्ट